हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर दैट इज़ आइडिया ऑफ ड्यूटी। इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। सो गाइस, हम पढ़ेंगे अभी डिस्टिंक्ट स्पेसेस ऑफ ड्यूटीज़ एंड राइट्स विद इन लिबरल थॉट। ओके, within the liberal tradition, broadly defined as invoking centrality of rights, we can identify 5 distinct positions with respect to the relation of duties and right. तो गाइज इसमें क्या है, डिफरेंट थेरीज देखा था, जैसे कि इंटरेस्ट थेरी, चॉइस थेरी, ऑटोनॉमी, जस्टिस एक्सेट्रा। तो हमें इसे एनालाइज करना है। तो सबसे पहले है इंटरेस्ट थेरी। दिस थेरी वॉज इनिशियली स्टेटेड बाय द जेरेमी बेंथम हु सॉ राइट नॉट एज नेचुरल और मोरल बट एज प्रोडक्ट ऑफ लॉ। गाइज ये जो भी हमारे स्कॉलर्स आते हैं उसे हमें अच्छे से याद रखना है, ताकि एग्ज़ाम्स में हम जब भी अपने आंसर राइटिंग में इनके नाम ज़रूर लिखें। अगर हम इनके नाम नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे हमें। ओके, तो आपको ये सारे जो भी स्कॉलर्स है, जो भी राइटर है, इन सब के जहाँ पे भी नाम आ रहे हैं आपको अच्छे से टिक करना है और उसे अच्छे से याद रखना है। तो जेरेमी बेंथम ने क्या कहा था, जो राइट है वो कैसे नेचुरल या मोरल नहीं है, लेकिन वो क्या है, प्रोडक्ट है, लॉ का एक प्रोडक्ट है। ओके, he argued that the law by creating duties stipulates right। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो लॉ है बाय क्रिएटिंग ड्यूटीज़, जो लॉ ड्यूटी क्रिएट करता है वो क्या करता है, राइट को स्टिपुलेट्स करता है। ओके, ही सेड इट मेक्स मी लाइबल टू पनिशमेंट इन केस ऑफ माई डूइंग एनी ऑफ दोज एक्ट विच वुड हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बिंग यू इन द एक्सरसाइज ऑफ दैट राइट। मतलब अगर हम किसी भी उसके राइट में डिस्टर्ब करेंगे तो हमें एक राइट रहेगा कि हम उसे पनिशमेंट कर सकते हैं, और या फिर हम वो लायबल रहेगा उस पनिशमेंट के लिए। देयर इज़ नो राइट इफ़ देयर इज़ नो करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज सैंक्शन बाय लॉ। और वहाँ पे कोई राइट नहीं रहेगा अगर उसकी कोई करस्पॉन्डिंग ड्यूटी नहीं रहेंगी, अगर लॉ कोई करस्पॉन्डिंग ड्यूटी नहीं बनाएगा। दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन इज समटाइम्स कॉल्ड एज सैंक्शन थेरी। तो इसे समटाइम्स सैंक्शन थेरी भी कहा जाता है। इट मेक्स पोसेशन ऑफ अ राइट एज अनदर लीगल ड्यूटी एंड इट बिकम्स अ लीगल ड्यूटी ओनली इफ इट इज़ लायबल फॉर पनिशमेंट। और ये लीगल ड्यूटी कब बनेंगी, अगर वो लायबल रहेंगी पनिशमेंट के लिए तो एक लीगल ड्यूटी बनेंगी वो। दिस वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ड्यूटीज नीड नॉट प्रिकुलेट सोशल सैंक्शन ऑफ अ काइंड। Individuals as members of non-state organization may be subject to rules and to the imposition of sanction if they break those rules। अगर कोई इंसान कोई रूल को ब्रेक करता है तो वो उस पनिशमेंट के लिए लायबल रहेगा। Being subject to sanction means having duties and those who benefit from those duties can be said to have right। और अगर जो भी ड्यूटी से अगर किसी को बेनिफिट मिल रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, राइट कहा जाएगा। However, legal provision on one hand and social disapproval on the other may beget an impasse in the framework of interest theory unless there is a natural or moral grounding to this relation। But interest theory does not subscribe to the priority right as natural or moral principle। लेकिन जो interest theory है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है प्रायोरिटी राइट्स को या फिर एज नेचुरल और मोरल प्रिंसिपल, वो उसे नेचुरल या फिर मोरल प्रिंसिपल नहीं बता रहा है। अ केस इन पॉइंट इज़ व्हेन द लॉ स्टेट दैट इट्स सिटीजन हैव द राइट टू प्रीच एंड प्रैक्टिस इट्स रिलीजियस बिलीफ एंड व्हेनेवर इट डज सो। मतलब एक पर्सन को, एक सिटीज़न को राइट मिलना चाहिए ताकि वो उसका जो भी रिलीजियस बिलीफ है उसे प्रेच करने का, उसे प्रैक्टिस करने का। लेकिन जब वो ऐसा करता है, इट इज़ रिस्ट्रेन्ड बाय थ्रेट्स एंड एक्चुअल यूज़ ऑफ फोर्स। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो उसे डराया जाता है, फोर्स को यूज़ करके उसे वो चीज़ करने नहीं देते हैं। However, that is, in such a case we can scarcely say that the minority has a legal right to practice its religion। A duty which has to constantly shored up by force and coercion has little reason inbuilt into it why an action ought to be performed or to be avoided। Therefore, J.S. Mill was to say, J.S. Mill ने क्या कहा था, to have a right is to have something which society ought to defend one in the opposition of। मतलब एक राइट होने का क्या है, एक राइट होना क्या है
दैट इज इट इज़ समथिंग विच सोसाइटी ऑट टू डिफेंड वन इन द पोसेशन ऑफ, कि मतलब सोसाइटी से डिफेंड करे. Even if we conceive duty as corresponding to right, it cannot be borne on the back of force and sanction. और जो ड्यूटी है वो अकॉर्डिंग टू द फोर्स या फिर सैंक्शन के बेसिस पे नहीं हो सकती. देन सेकेंड वन इज चॉइस थ्योरी. द चॉइस और विल थ्योरी काउंटर पॉसेस इटसेल्फ अगेंस्ट द इंटरेस्ट थ्योरी. जो चॉइस थ्योरी है वो काउंटर पॉसेस है इंटरेस्ट थ्योरी के. Stipulating the relation between right and duties. One of the important proponent of this theory is H.L.A. Hart. तो जो H.L.A. Hart है, इन्होंने ये एक प्रोपोनेंट है, इम्पॉर्टेंट प्रोपोनेंट है. He suggested that right is a form of choice. तो उन्होंने क्या कहा कि राइट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ चॉइस है. The essential feature of right is that the person to whom the duty is owed is able to control the performance of that duty. मतलब जो पर्सन को राइट मिला है तो वो उस पर कंट्रोल रहना चाहिए कि वो उस ड्यूटी मतलब वो ड्यूटी को परफॉर्म करने का उसके ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए. द ड्यूटी राइट रिलेशन इज अ चेन विच बाइंड वन इंडिविजुअल द बियर ऑफ द ड्यूटी एंड दोस हू अदर एंड इन द हैंड ऑफ अनदर इंडिविजुअल. मतलब क्या है? द ड्यूटी राइट रिलेशन क्या है? चेन है. मतलब एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल की ड्यूटी है तो दूसरे इंडिविजुअल का राइट है. अगर उसे अपोजिट भी कहा जा सकता है कि अगर वो एक इंडिविजुअल का राइट है तो दूसरे इंडिविजुअल की ड्यूटी है. तो ये क्या है? एक चेन है. द राइट होल्डर में वेव और एक्सटिंग्विश द ड्यूटी और लीव इट इन एग्जिस्टेंट. तो जो राइट होल्डर है वो क्या कर सकता है? मे वेव, दैट इज़, या फिर वो मे वेव, मतलब वो वेव का मीनिंग क्या होता है कि ओबे नहीं करना. और एक्सटिंग्विश द ड्यूटी और लीव इट इन एग्जिस्टेंस, या फिर वो उसे मान नहीं सकता, उसकी ड्यूटी वो परफॉर्म नहीं कर सकता. आफ्टर अ ब्रेच और थ्रीटेन ब्रेच ऑफ अ ड्यूटी द राइट होल्डर मे लीव द ड्यूटी अनफोर्स और मे रेनफोर्स इट बाय सुइंग फॉर कंपनसेशन. या फिर जो अगर कोई राइट को ब्रेक किया जाता है तो वो कंपनसेशन के लिए अपील कर सकता है. द राइट होल्डर मे वेव और एक्सटिंग्विश द ऑब्लिगेशन टू पे कंपनसेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रेच ऑफ ड्यूटी. या फिर जो राइट होल्डर है वो कंपनसेशन पे नहीं करने के लिए नहीं करना चाहता है तो वो भी कर सकता है. वो मतलब ऑब्लिगेशन करता है कि वो कंपनसेशन पे नहीं करेगा. The choice theory invoked duties primarily with reference to right, but the space of duty need not to mark by reference to right only. Duty act need not always correlate to right act. Further, several right may not have corresponding duties. और बहुत सारी राइट्स के corresponding duties नहीं होते हैं. Then the third one is autonomy. Autonomy का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस और फ्रीडम होता है. तो इसके बारे में किसने कहा है? इमैनुअल कांट. उन्होंने क्या कहा है कि द नॉन ह्यूमन बींग डिड नॉट विल टू एक्ट बट एक्टेड सब्जेक्ट टू नेचुरल फोर्सेस एंड इंस्टिंक्ट. जो नॉन ह्यूमन बींग है वो क्या करते हैं? वो उनके विल के हिसाब से एक्ट नहीं करते, बट वो एक्ट कैसे करते हैं? सब्जेक्ट टू नेचुरल फोर्सेस या इंस्टिंक्ट के ऊपर. टू द extent human being acted on the basis of their appetites and emotion, they too acted heteronomously. मतलब वो उनके appetite की वजह से, उनके emotions की वजह से act करते हैं. Then his famous formulation in this regard was act in such a way that you always treat humanity, whether in your own person or in the person of any other, never simply as a mean but always at the same time as an end. मतलब इसमें क्या कहा है कि जो act in such a way that you always treat humanity, मतलब हमें कैसे एक्ट करना चाहिए? हमें ह्यूमैनिटी के बेसिस पे एक्ट करना चाहिए, या फिर हमारे अंदर या फिर किसी और के. एंड सिर्फ हमें उसे मीन नहीं करना, बट उसे ऑलवेज एट द सेम टाइम एज एन एंड, हमें एज अ एंड उसको हमेशा ट्रीट करना चाहिए. ओके. Then one of the recent scholar
who uphold the valued end of autonomy on liberal ground is Joseph Raz. Then Immanuel Kant के बाद कौन से स्कॉलर आए? जोसेफ कांत. According to him, not merely the abilities of autonomous conduct need to be considered, but also the desirability of the autonomous life they beget. Personal autonomy consists in appropriate mental ability, availability of adequate range of option to choose from, and freedom from coercion and manipulation. मतलब गाइस आप ये अगर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें. देन रास स्केचेस द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ह्यूमैनिटी. देन इन्होंने भी राइट्स और ह्यूमैनिटी के बीच में एक रिलेशन स्केच मतलब बताया है. वही चीज़ें मतलब राइट और ड्यूटी एक दूसरे से कोरिलेट करती है. जो राइट्स है वो क्या है? ग्राउंड है. ड्यूटीज़ का एक ग्राउंड है. राइट्स आर द रीज़न फॉर द ड्यूटीज़ टू विच दे गिव राइट्स. Then one has a right not merely if one is an intended beneficiary, but only if one's interest is a sufficient reason for holding another to be under duty. Same thing, that is the right and duties are connected with each other, they are correlated with each other, and this is a ground, that is right is a ground for the duty. Okay, then the last one is justice. Justice के बारे में कहा है जॉन रॉल ने. John Rawls proposes a set of principles to inform a just society, which he argues all reasonable people will concur. Then John Rawls ने कुछ principle बताए हैं. This principle establish a fair and equal basis for collective life expressed in term of right. तो उन्होंने क्या बताया कि fair और equal basis रहना चाहिए लाइफ को एक्सप्रेस करने का, राइट्स का. in term of rights मतलब राइट के राइट on the basis of right we can express our feeling, we can express our life the way we want. This principle of justice led to two sort of principle. First of all, principle for institution which apply to the basic structure of society. पहला है क्या है? प्रिंसिपल फॉर इंस्टीट्यूशन है जो क्या कहते हैं? बेसिक सोसाइटी के बेसिक स्ट्रक्चर को बताता है. एंड अनदर वन इज प्रिंसिपल फॉर इंडिविजुअल which set the duties and obligation of person with respect to institution and one another. और जो दूसरा प्रिंसिपल है वो इंडिविजुअल के लिए है. Then citizens are duty bound to support just institution as they themselves concur to them. और जो सिटीज़न है वो कैसे ड्यूटी बाउंड है, उनको सपोर्ट करना है वो इंस्टीट्यूशन को जो इंस्टीट्यूशन उन्होंने खुद बनाए हैं. फॉर रॉल्स persons are bound to abide by social practices upholding a just society on the basis of natural duty or obligation. He therefore makes the distinction between duty and obligation. तो उन्होंने क्या किया है? डिस्टिंक्शन किया है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन को. पर्सन में बी बाउंड बाय नेचुरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन. नेचुरल ड्यूटीज आर दोज मोरल क्लेम दैट अप्लाई टू पर्सन इज रिस्पेक्टिव ऑफ द कंसेंट सच एज टू हेल्प अदर इन डिस्ट्रेस. कुछ नेचुरल ड्यूटीज़ होती है जो पर्सन खुद के हिसाब से करता है, जैसे कि हेल्प करना कोई डिस्ट्रेस पर्सन को, नॉट टू बी क्रियल पर्सन और एज not to be cruel etc. That is not to be cruel etc. Such duties are not tied to particular institution or social agreement. ये जो भी ड्यूटीज़ है वो particular institution को या फिर social agreement के basis पे नहीं है, but are owed to person as a person, but as a human being we do this. They are prior to social agreement or choices. मतलब ये खुद के choice के ऊपर डिपेंड करती है. Obligation, unlike duties, describe those moral ties we voluntarily incur, whether by contract, promise, or other expression of consent. The latter by themselves are not enough to create obligation, they should be just too. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे उसमें से कुछ थे जो हम किसी ना किसी लॉ से इन्फोर्स करते हैं, तो वो इस जस्टिस के अंडर भी हम लिख सकते हैं. तो गाइस इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट सम ऑफ द टॉपिक्स एंड अभी भी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है. ये वीडियो फिर से काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक को कंप्लीट करना है, ये चैप्टर को कंप्लीट करना है. ओके, तो गाइस वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. वी विल सी इन द नेक्स्ट video and hopefully we will complete our chapter in the next video. Thank you.